हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द केपी एंड केसी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डालिए रिलेशनशिप बिटवीन द केपी एंड केसी, बट उससे पहले आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जिक्र कर लेते हैं एक बार जल्दी से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम लोगों ने देखा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि हम लोग के या के EQ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन होगा, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, या इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर मैं बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन तो इसको हम लोग केसी से रिप्रेजेंट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर तो इसको पी से। सी और पी यहां पे कंसंट्रेशन और प्रेशर को दिखा रहे हैं, तो यहां पे कंसंट्रेशन के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग केसी से और प्रेशर के टर्म्स में केपी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे जल्दी से कि कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां से आया, तो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने कंसीडर किया था एक केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा था हम लोगों ने। किस में देखा था? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोगों ने यहां पे क्या देखा था? कंसीडर किया था एक केमिकल रिएक्शन, और कंसीडर आ केमिकल रिएक्शन। सपोज करो एक कंसीडर कर लेते, केमिकल रिएक्शन को कंसीडर किया हम लोगों ने रिवर्सिबल, यहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन लिया। आपको यहां ध्यान रखना है कि यहां होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन आप ले रहे हैं। होमोजीनियस रिएक्शन कौन सी होती थी? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में होने चाहिए थे। अब यहां पे कंसंट्रेशन जो होता है वो सॉलिड और लिक्विड फेज के लिए आप लोग टेकन एज यूनिटी लेते हैं, क्योंकि डेंसिटी वहां पे कांस्टेंट होती है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते थे? लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू हम लोग रेट को रिप्रेजेंट करते थे। और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन इज गिवन बाय द गुडवर्क-वागे इन 1864, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द reactant substance which rates some suitable power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient in a balanced chemical reaction। तो यहां से हम लोग रेट को लिखते थे। अब क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग KF लेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए KB यूज करेंगे। यहां पे हम लोग रेट लिखते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो रेट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B का मल्टीपल। प्रोडक्ट का मतलब यहां पे मल्टीपल से है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सबस्टेंस एंड रेज टू सम पावर, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A का क्या स्मॉल a, B का क्या स्मॉल b। अब यहां से इसको अगर हम लोग इक्वल साइन लेते हैं तो रेट कांस्टेंट आएगा फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इस तरीके से हम लोग लिखते थे, यहां पे आपको ध्यान आया होगा। और इस तरीके से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन इसको कंसीडर कर लेते थे। और यहां पे हम लोग रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर C एंड D। और यहां पे रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल साइन लेते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट कांस्टेंट आता था फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और इन सब चीजों को देखते हुए हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या देखा था कि ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा? लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू। ये किसके अकॉर्डिंग हमने लिखा? लॉ ऑफ मास एक्शन। आपको पता है मास एक्शन, जहां पे जो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्टिव मास आपको ध्यान है कि एक्टिव मास इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो है वो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, दैट मीन मोलर कंसंट्रेशन का जिक्र करते हैं यहाँ पे, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है ना, मोलैरिटी आप पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू, ये हमने पता है कि एक्टिव मास हमारा इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और यहां पे हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू क्या बोला कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द concentration of reacting substance raise some suitable power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient in the balanced chemical reaction। so now at equilibrium हम लोग जानते थे equilibrium कहां पे जनरेट होता है? at equilibrium कंडीशन के दौरान रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहां पे हम लोग इन दोनों का रेट यूज किया करते थे। और अपने को ध्यान है, रेट अगर लिखेंगे फॉरवर्ड के लिए तो हमारे पास
ये आएगा यहाँ पे रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन देखेंगे तो हमारे पास कुछ ये आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आपने देखा था तो यहाँ पे हम लोगों ने रेट कांस्टेंट को एक साइड लेके देखा था, तो के बी इस साइड आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा डी की पावर डी, और ये राइट साइड पहुंच जाएगा। इस चीज को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। इस चीज को हमने जो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और रेशियो किसका रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स बोलते थे। यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, अपने को पता है। अब ये चीज डिपेंड करती है अपने को, ये चीज यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता था, आपको पता चल गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां तक हम लोगों ने देखा था, फिर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशंस को भी देखा था, बट अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो मैं बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो अपने को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन केसी से रिप्रेजेंट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर केपी से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको के इक्विलिब्रियम ऐसे भी लिख लेते हैं। तो हम आज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास आए थे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, उनके रिलेशन का जिक्र करने वाले हैं। तो ये कहां से आया था, एक बार मैंने जल्दी से आपको बताया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के जरिए हमने इस चीज को देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमने इसमें जो यूज किया रेट को लिखने का वे, वो लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू किया था, जिसमें क्या बोला था कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग substance raised to some suitable power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient in the balanced chemical reaction. So now we will discuss about the Kp and Kc. Kp एंड Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, दोनों टर्म्स में हम लोग लेके चल रहे हैं। तो देखते हैं रिलेशन को एक बार, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इसी का जिक्र करने जा रहे हैं, रिलेशन का जिक्र करते हैं। तो देखें, अभी हम लोग रिलेशन का जिक्र करते हैं तो कैसे करेंगे, कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन। अब मैं केमिकल रिएक्शन लेने जा रहा हूं N1A प्लस N2B रिवर्सिबल साइन M1C प्लस M2D। ये हमने कोई केमिकल रिएक्शन ले ली है, ठीक है ना। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन आप जानते हैं, दीज आर दो टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, दैट मींस द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट एंड एज वेल एज प्रोडक्ट इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट। तो यहां पे दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो यहां पे अपने को ध्यान रखना है कि जो N1 एंड N2 हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है A और B के, और M1 एंड M2 जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है C एंड D के। तो यहां से अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू द आप यहां पे अगर बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या करते थे, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर आपको ध्यान है कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने रेट लिखने का वे जो है लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखा था। तो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू रेट कांस्टेंट को, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना सीख चुके हैं। तो अब मैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या लिखना चाह रहा हूं, यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर मैं पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में बात करूं तो इसका क्या आएगा, या पार्शियल कंसंट्रेशन की टर्म्स में पहले लिख लेते हैं। चलिए, कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो यहां पे हम लोग इस रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक। आप पीछे देख सकते हैं, आपने यहां पे लिखा था, तो जो इक्वेशन दी है उसको अगर देखेंगे तो राइट साइड हमारे पास C और D है, इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन में लेफ्ट साइड हमारे पास AB है। अब यहां प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बोलना बेहतर नहीं, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रिएक्टिंग सब्सटेंस ये कहलाएंगे अपने A और B, और जब राइट टू लेफ्ट आएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में तो C और D हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखने का वे समझ चुके हैं कि राइट साइड हमारे पास C और D है, इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन A और B का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे राइट साइड अपने पास क्या है, C एंड D, तो इनकी कंसंट्रेशन की पावर, अब इसकी स्टोइकियोमेट्रिक पावर क्या है, M1 है, ठीक है ना। पावर जो होगी वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख लेंगे अपने लोग क्या लेके चलना है, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर, इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, N1 एंड N2 है। अब अगर इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी लिखना चाहें तो अपने को पता है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करता है, एक्टिव मास, और एक्टिव मास इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन,
इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग C से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं इसको और तरीके से लिखना चाहूंगा तो Kc यहां पे कैसे लिख सकते हैं, इस एक्टिव मास के प्लेस पे आप C लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C, ठीक है ना, की पावर m1, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर m2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n1, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर n2। अब यहां से समझें, दो तरीके से हमने किसको लिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इसको मान लो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो जहां पे आपने C यूज किया है कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए, वहां पे आप प्रेशर यूज करेंगे, तो पार्शियल प्रेशर फॉर C गैस m1, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, पार्शियल प्रेशर फॉर D m2 और अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A n1 पावर में लेके चलेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ B यहां पे पावर n2। तो ये चीज मैंने केवल क्या किया, कंसंट्रेशन के टर्म्स में यहां पे हम C जहां पे यूज कर रहे हैं वहां पे पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में सभी के लिए ABCD के लिए हमने P यूज कर लिया है, बाद बाकी सब चीज सेम है। इसको हम लोग लिख लेंगे एक सेकंड इक्वेशन। अगर नाउ क्या देखेंगे अब हम लोग, नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, देखते हैं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन जिसको हमने 5th चैप्टर में जिक्र किया हुआ है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल nRT, ठीक है ना। तो इन चीजों को अगर आप जानते हैं तो यहां पे फॉर ए गैस, फॉर ए क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देखें यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये RT है। अगर इसको लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये N अपॉन V वॉल्यूम अपॉन में चला जाएगा R इंटू टी, और हम लोग जानते हैं इस N अपॉन V को क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से इसको C भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन का टर्म्स भी लिख सकते हैं, ये CRT बन गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देखने के लिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि मैं इसको स्लाइड करके ऊपर ले जा सकूं। एक बार जल्दी से देख लें आप, यहां पे देखें, इतना आपने देखा कि हमने Kc कैसे लिखा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में, जिसमें हमें K लिखने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन की भी हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये चीज क्योंकि इक्विलिब्रियम के दौरान रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का कैसा होता है, इक्वल होता है, जिसको हमने पीछे अभी यहां पे देखा, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन में रेट दोनों के कैसे होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए दोनों का रेट कैसे होते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, रेट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां से हमने इस चीज को देखा। अगर मैं बात करूं इस रिलेशन की, तो अभी अपने लोगों ने Kc को लिखना देखा, इस इक्वेशन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमने Kc कैसे लिखा, Kp कैसे लिखा, फिर आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प ली और एक रिलेशन बनाया प्रेशर और कंसंट्रेशन में, प्रेशर और कंसंट्रेशन में रिलेशन बनाना है, बट वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए बनाना है। तो यहां पे पहले हमने आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर और कंसंट्रेशन का टर्म्स रिलेट किया और उसके बाद इसको देखें क्या करते हैं हम लोग। आप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो फॉर ए गैस आप देखेंगे तो प्रेशर क्या आएगा, PA, P इक्वल CRT आ चुका है, तो CA, R अपने पास क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इस जगह एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर अगर वेरी कराया तो अपने पास उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी फर्क पड़ जाएगा, जिसको हम लोग क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के थ्रू देखते थे। क्या होती थी, log K2 अपॉन K1 इक्वल डेल्टा H अपॉन 2.303 R इन ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो यहां से अपने लोगों को यहां पे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करें, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। फॉर B similarly for B, C and D, इन गैसेस के लिए अगर पार्शियल प्रेशर लिखना चाहें तो PV कितना आएगा, CBRT, PC कितना आएगा, CCRT, यहां पे कंसंट्रेशन को C रिप्रेजेंट कर रहा हो, PD कितना आएगा, ये ABCD गैस है, ठीक है ना। और ये इधर साइड जो C लिख रहा है वो कंसंट्रेशन है, जिस सबस्क्रिप्ट में जो चीज लिख रहे उनका कंसंट्रेशन लेके चल रहे, कंसंट्रेशन फॉर D इंटू RT। ये हमने किस इक्वेशन से लिखा, इन सभी को हमने P इक्वल CRT से लिखा। फॉर ए गैस प्रेशर और कंसंट्रेशन हम दोनों ABCD गैस के लिए हमने यहां पे एक्सप्रेस किया, RT यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। तो आप इस चीज को ध्यान दें। अब अपने लोग क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन
इसको मैं कोई इक्वेशन पीछे हमने दिया था, तो अगर इक्वेशन देखना चाहें पीछे तो हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन नाम दिया था। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार जल्दी से यहाँ पे इन सभी को हम लोग थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं, थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड भी पता है एंड थर्ड। सेकंड क्या था अपने पास, Kp इक्वल, अगर आपको ध्यान है, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर m1, यहाँ m1 चल रहा था, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर m2 ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर n1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर n2। कहाँ से लिखा एक बार आप देख लें, ये लिखा हुआ अपने पास सेकंड इक्वेशन, इसको मैंने उठाया यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने पास ये इक्वेशन आ गई और इनमें अब PC, PA, PB, PC एंड PD की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से इसमें पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आने वाला है, जल्दी से देखें, यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आने वाला है, Kp इक्वल, आप बताइए PC की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT, इसकी होल पावर क्या है m1। सिमिलरली इसके लिए देखेंगे D के लिए कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT की होल पावर क्या है m2 अपॉन क्या आ जाए, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT की पावर क्या है n1। और यहां पे अगर आप देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ B RT की पावर क्या है n2। अभी हम लोगों ने क्या किया, PC, PD, PA, PB, यहाँ पे PB है, ठीक है ना, PA, PB, इनकी वैल्यू जो है हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे PB है, ठीक है ना, पीछे आप देख सकते हैं यहाँ PB है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, PA, PB, PC, PD की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया। अब इनको सिंपलीफाई कर लेते हैं। अगर आप सिंपलीफाई करेंगे तो देखें कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर क्या है m1, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर क्या है m2, इनमें कॉमन क्या है, RT की पावर m1, RT की पावर m2। इसका मतलब है RT की पावर, RT बेस सेम है तो पावर अब अपने पास क्या होने वाली है, ऐड हो जाएगी। RT की पावर m1 इंटू RT की पावर m2, तो जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो गई। इसी तरीके से कंसंट्रेशन को अलग कर लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर n2, और यहाँ पे भी RT आपके पास कॉमन मिलेगा तो RT की पावर यहाँ पे अपने पास क्या n1, यहाँ पे इंटू RT की पावर n2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जब बेस सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस टर्म को आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो इस टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टर्म को हम इक्वेशन फर्स्ट से, so from equation first, तो यहां पे इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखें तो यहां पे Kp इक्वल क्या आ जाएगा, इसके प्लेस पे हम Kc लिख सकते हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन आप देखना चाहें तो अपने पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे अपने को नजर आ रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इस फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू के प्लेस पे हम लोग Kc यूज कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से। चलिए इस वैल्यू की जगह पे हमने Kc लिखा। अब यहां पे देखें, यहां पे हमारे पास क्या चल रहा है, RT। अब RT दोनों में है, RT दोनों जगह बेस सेम है, जब पावर ऊपर जाएगी तो सिंपल चीजें ये n1 प्लस n2 माइनस में आ जाएंगे, किसके, m1 प्लस m2 के माइनस में आ जाएंगे n1 प्लस n2। अब यहां ध्यान दें, सिंस इनका जो डिफरेंस है उसको मैं डेल्टा Ng लिख ले रहा हूं, m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2 को मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा Ng। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो देख लें, ये क्या है m1 प्लस m2। अगर इसको देखना चाहें तो आप यहां पे देखें, इस साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट बोल सकते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ये है हमारे पास माइनस, यहां पे माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स।
अब इन गैसियस फेज होनी चाहिए, गैसियस फेज के दौरान हम लोग कंसंट्रेशन जो लेते हैं वो 1 नहीं लेते हैं, जबकि जो लिक्विड और सॉलिड के केस में कंसंट्रेशन जो होती है उनकी वो टेकन एज यूनिटी लेते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी कैसी होती है अपने पास, कांस्टेंट होती है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का जो डिफरेंस है उसको हम लोग डेल्टा एन लिख लिया। नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट, इनके नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस, दैट मींस आप ऐसे देख सकते हैं दो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जैसे डेल्टा एन का मतलब कैपिटल N2 माइनस N1, बट यहाँ पे अलग अलग हमने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, तो यहाँ पे डेल्टा एन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इन नंबर ऑफ मोल्स के डिफरेंस को। गैसियस फेज में इसलिए सबस्क्रिप्ट में G ले लिया। अब आपके पास आता है, इसको मैं स्लाइड करना चाहूंगा थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले लें, इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए स्क्रीनशॉट लिया, तो अब आप देखिए यहां से अपने पास क्या आ रहा है नाउ, अगर आप देखेंगे तो Kp इक्वल Kc और यहां आया RT की पावर डेल्टा Ng, ठीक है। इसके डिफरेंस को हमने M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2 को हमने डेल्टा Ng लिखा, और ये क्या है वो मैंने आपको बताया। अब आप यहां पे देखें, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द Kp एंड Kc, दिस इज द required relation between Kp and Kc। अब मेरे भाई यहां से पता है बात आती, Kp Kc का रिलेशन आ गया तो अपने पास इनकी यूनिट भी अपने को पता होना चाहिए। चलिए यूनिट को देख लेते हैं हम लोग। अगर यूनिट को देखना चाहें तो यूनिट ऑफ Kc, अब Kc की अगर आप यूनिट देखना चाहें तो आप बताइए Kc की यूनिट क्या होती है। तो Kc की यूनिट देखने के लिए और Kp की भी यूनिट देखनी है हमें, किसकी यूनिट देखनी, Kc और Kp की। अब Kc Kp की यूनिट अपने को बतानी है, तो कंसंट्रेशन जो हम लोग लेते थे वो कंसंट्रेशन किस टर्म्स में लेते थे, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन एक्चुअली क्या होता है, N/V, ये चीज आएगी अपने पास, ठीक है। कंसंट्रेशन जो है आप देखिए, कंसंट्रेशन K फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की पावर आप लेके चलेंगे यहां पे डेल्टा Ng। अब कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर आप लोग लेते हैं, तो यूनिट अपने पास आ गई डेल्टा Ng, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng। अब डेल्टा Ng क्या है, किसी भी रिएक्शन के लिए आप डिफरेंस, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैंने कहा यहां पे कि मैंने लिया N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल साइन ट्वाइस NH3, तो अपने को पता है ये सभी गैसियस फेज में है, गैसियस फेज के लिए लेंगे। अगर सॉलिड और लिक्विड के लिए लेके चलेंगे तो टेकन एज यूनिटी लेंगे। तो यहां पे हमारे पास अगर डेल्टा Ng की वैल्यू मैं निकालना चाहूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट मींस 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट, तो 3 + 1 4, तो यहां से ये कितना है -2, तो यहां पे आप -2 रख देंगे, यूनिट बन के आ जाएगी आपके पास, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहां पे अपने पास सपोज करो क्या लिया मैंने, यहां पे लिया मैंने PCl3 प्लस PCl5 और इसको डिकम्पोज किया PCl3 और Cl2 में, तो अब मैंने कहा डेल्टा Ng बताओ, PCl5b फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और ये सब गैसियस फेज में है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट कितने 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट कितने 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट 1, तो यहां से इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो ये यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। कहीं कहीं Kc की जो यूनिट होगी वो यूनिट लेस भी होगी, जैसे मैंने कहा आपके पास H2 प्लस I2 रिवर्सिबल साइन आपके पास 2Hi है, ये भी सब क्या है गैसियस फेज में है, ये गैसियस फेज में है। तो यहां से अगर मैं डेल्टा Ng की वैल्यू निकालूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट, तो ये 1 1 2 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अगर इसकी पावर 0 हो गई, इसकी मतलब नंबर की किसी वैल्यू की पावर 0 का मतलब ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 क्या है एक कांस्टेंट है, मतलब यूनिट लेस हो जाएगा यहाँ पे। तो इन चीजों को ध्यान दें। तो मैंने ये आपको बताया यूनिट ऑफ Kc क्या है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में देखेंगे, कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा Ng लेके आप मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng कर देंगे। डेल्टा Ng की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको ऊपर बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट में से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट माइनस कर देंगे। अब मैं बात कर लेता हूं यूनिट ऑफ Kp। व्हेन वी कैलकुलेट द प्रेशर, जनरली वी यूज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन बार, बिकॉज द प्रेशर जो है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार, ठीक है ना। तो आप यहां पे लेके चल सकते हैं बार की पावर डेल्टा Ng,
ठीक है ना। अगर आपको गिवन है, जैसे बार क्या होता है अपने को पता है 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है ना, और 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। हम लोगों ने ये यूनिट काफी सारी पढ़ रखी हैं, चाहे वो अब प्रेशर की तो कई सारी यूनिट होती है, मिलीमीटर ऑफ एचजी भी होता है, सेंटीमीटर ऑफ एचजी भी होता है, ठीक है। 1 ATM में कितना मिलीमीटर ऑफ एचजी होता है, 760। इसी को हम लोग टोर भी लिखते हैं 760, इसी को हम लोग 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को बार में लिख सकते हैं, पास्कल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को जनरली जो स्टैंडर्ड यूनिट ली जाती है वो हम लोग वार यूज करते हैं। अब यहाँ पे अपने पास अगर कोई कहता है कि एटीएम गिवन है, अगर मेरे को प्रेशर की यूनिट एटीएम गिवन है, सपोज करो एटीएम गिवन है, तो हम एटीएम की पावर क्या लेंगे, डेल्टा एनजी ले लेंगे, और डेल्टा एनजी अपने लोग निकालना जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग केसी और केपी की यूनिट को भी लिख सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर कि डेल्टा एनजी आपका क्या आता है। डेल्टा एनजी अगर आपका 0 आता है तो उस जगह पे अपने पास क्या हो जाएगा, इनकी यूनिट कैसी हो जाएगी, ये यूनिट लेस हो जाएंगे, और कुछ वैल्यू आती है, ठीक है। तो कुछ स्पेशल केस हैं जो केपी और केसी को बताते हैं। यहां पे स्पेशल केस कैसे हैं देखते हैं हम लोग। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार जल्दी से। चलिए मैं नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ता हूं। यहां पे देखें फर्स्ट केस, व्हेन आपके पास मैंने क्या किया, जब व्हेन डेल्टा एनजी आपको कितना दिया 0, तो यहां पे केपी इक्वल क्या हो जाएगा, केसी आरटी की पावर जो डेल्टा एनजी है उस जगह हम लोग अगर 0 पुट करेंगे तो केपी इक्वल क्या हो जाएगा, केसी आरटी की पावर 0। तो ये रिलेट कर रहे हैं हम लोग केपी और केसी को कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जब डेल्टा एनजी की वैल्यू किसी रिएक्शन में 0 आ जाए तो आप ध्यान रखना यहाँ पे नंबर की पावर 0 क्या होता है, हमेशा ये कांस्टेंट टर्म है, पर्टिकुलर टेम्परेचर है, गैस कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास नंबर की पावर 0 हमेशा वैल्यू 1 होती, तो केपी किसके इक्वल आएगी, जब डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 होगी तो केपी केसी की इक्वल आएगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं H2 हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस, इस फेज में लिया, रिवर्सिबल साइन 2Hi, कुछ इस टाइप की अगर इक्वेशन है तो आप यहां से डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट अगर आप देखेंगे तो यहां पे अपने पास नंबर ऑफ मोल्स गैसियस प्रोडक्ट के कितने 2। अब टोटल, अब ये दो प्रोडक्ट होते तो दोनों का हम समेशन कर लेते, नंबर ऑफ मोल्स का 3 होते तीनों का समेशन कर लेते, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट दिए हैं। अगर रिएक्टेंट में यहाँ देखना चाहेंगे तो इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 और 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 1 1 + 1 दैट मींस 2 - 2 0। तो इस कंडीशन में देखेंगे तो इस कंडीशन में केपी और केसी कैसे होंगे, दोनों सेम होंगे। अगर किसी इस गैस के लिए आपको केसी दे दिया जाए, इस रिएक्शन के लिए आपको केसी दे दिया जाए, केपी उसके बराबर होगा, केपी दे दिया जाए केसी इसके बराबर होगा। आपकी चीज समझ में आनी चाहिए। और यहां पे जो है केपी और केसी बराबर है, इसका मतलब डेल्टा एनजी 0 है, इसका मतलब ये डेल्टा एनजी 0 होने की वजह से ये केपी और केसी कैसे होंगे, यूनिटलेस होंगे। कैसे होंगे, यूनिटलेस, क्योंकि मोल पर लीटर की पावर 0 रखे हो या बार की पावर 0 रखो तो यहां से क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगी, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम लोग यूनिटलेस बोलेंगे, कोई यूनिट नहीं होगी। फर्स्ट केस देखा। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, चलिए मैं सेकंड केस की बात कर लेता हूं। यहां पे सेकंड केस में लेके चल रहा हूं, when डेल्टा एनजी, अब यहां पे मैंने क्या लिया, when डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ग्रेटर देन हो तो उस कंडीशन में क्या लेके चलेंगे, जैसे केपी इक्वल केसी, यहां ध्यान दें, केपी इक्वल केसी इंटू आरटी की पावर, यहां पे डेल्टा एनजी है। ध्यान दो, अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो यहां पे केपी और केसी में कौन किससे ग्रेटर होगा, कौन किससे लेसर होगा, ये अपने को ऑप्शन में दे सकता है। तो आप देखें कि अगर हम यहां पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती, तो मैंने लिया डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहां पे अगर इसका डिकम्पोजिशन देखेंगे तो ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और Cl2 गैस में डिकम्पोज होगा। यहां पे अगर मैं डेल्टा एनजी की बात करूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस देखूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट कितना है, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 + 1, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट केवल कितना है, 1 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 दैट मींस क्या आया 1, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास। तो इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एनजी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 0 से मतलब बड़ा आ रहा है, जिसका मतलब पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे 1 रख के देखूं, आप सपोज करो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, इफ
डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या पुट करूं, अगर मैं यहां पे रिलेशन निकालना है तो एक इक्वेशन हम लेके चल रहे हैं, पुट डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में जो वैल्यू निकल के आई है, तो यहां से केपी क्या आ जाएगा, केपी इक्वल केसी आर टी पावर 1। तो इसका मतलब केपी इक्वल केसी इंटू आर टी। अब बताइए केपी और केसी में कौन ग्रेटर होगा, तो आप देखें कि केसी को केपी के बराबर होने के लिए आरटी का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। मतलब सिंपल सी चीज है, अगर ये मान लो 4 है और ये मान लो मेरे पास 2 है, ठीक है ना, तो इसमें मुझे 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तब ये 2 4 के इक्वल हो रहा है। तो इसमें इसका मतलब केपी बड़ा है ना, केपी की वैल्यू, केसी की वैल्यू में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद ये केपी के इक्वल आ पा रहा है। तो यहां से हम लोग सिंप्लीफाई करके ये बोल सकते हैं सिंपली क्या कि केपी इज ग्रेटर देन केसी इन केस ऑफ डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन 0। जब डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हमेशा केपी अब आपका हमेशा और हमेशा केपी आपका ग्रेटर होगा केसी से, ठीक है। और बात रही यूनिट की, तो डिपेंड करता है, अगर 1 आ गई है डेल्टा एनजी की वैल्यू तो यूनिट क्या आ जाएगी आपकी, जरूरी नहीं कि 1 के केस की मैं बात कर रहा हूं, ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 4 पॉजिटिव जो भी वैल्यू आएंगी, तो उनके केस में आपको ये एग्जांपल लेके मैंने केवल रिलेशन आपको बताया, जिससे कि आपको इस केस के लिए जब डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो उस केस में केपी हमेशा केसी से ज्यादा आता है। ये अपने को रखना है ध्यान। कैसे किया वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। यूनिट की बात करता हूं तो वो डिपेंड करता है डेल्टा एनजी की वैल्यू पे। अगर केसी की यूनिट इसके लिए निकालेंगे तो मोल पर लीटर आ जाएगी, और केपी की वैल्यू यूनिट निकालेंगे तो वार आ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को देख लें। एक केस और बन सकता है, अभी मैंने 0 का केस देखा डेल्टा एनजी के लिए, 0 का केस देखा मैंने, आपको ग्रेटर देन 0 का केस देखा तो लेस देन 0 का भी बनता है। चलिए, when डेल्टा एनजी लेसर देन 0, तो उस कंडीशन में क्या होगा, केपी इक्वल केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी। अब इसको हम डेल्टा एनजी की वैल्यू लेसर देन 0 मानते हैं। कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करो, अगर एग्जांपल मैंने लिया तो यहां पे मैंने लिया, सपोज करो N2 गैस प्लस 3 सॉरी S2 गैस रिवर्सल साइन ट्वाइस NH3। हैबर प्रोसेस में अमोनिया का मैन्युफैक्चर करते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन 1:3 में लेके, तो ये आपको जनरल रिएक्शन ध्यान है। तो यहां से मैं अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू को बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट गैसेस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट कितने 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट कितने 1 यहां पे है और 3 यहां पे है, यहां पे 2 है। तो इसका मतलब है 2 तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट ले लिए। अब यहां पे गैसियस रिएक्टेंट कितना 1 + 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 - 4 दैट मींस -2। तो आप देखें जो कि लेसर देन 0 से। तो अगर आप यहां पे सपोज करो पुट कर दो यहां पे डेल्टा एनजी इक्वल -2, क्योंकि ये लेसर देन किससे है 0 से। तो यहां पे अपने पास क्या रिलेशन निकालने के लिए ऐसा मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिखता कि यहां पे जो है केपी से केसी बड़ी होगी, तो केसी कैसे बड़ी होगी, ठीक है ना। तो यहां पे अपने पास क्या, मैं -2 लेके चल रहा हूं, यहां पे -2 वैल्यू पुट किया, तो इसका मतलब केपी इक्वल क्या आया केसी, और अपॉन में क्या चला गया आरटी स्क्वायर हो गया, ये पॉजिटिव हो गया अपॉन में जाके। और यहां से अगर आप देखेंगे तो केसी की वैल्यू क्या आएगी, जो केसी है तो आरटी जो पावर 2 है वो इस साइड केपी के मल्टीपल में चली जाएगी। तो केपी के मल्टीपल में क्या आ गया, केपी के मल्टीपल में आ गया आरटी की पावर 2। इसका मतलब है अब केसी जो है वो केपी इंटू आर टी पावर 2 आ रही है। तो इस केस में हम क्या देख सकते हैं कि केपी में कुछ ना कुछ किसी ना किसी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब वो स्क्वायर हो तो भी कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे कांस्टेंट ही आएगा। तो उस कांस्टेंट वैल्यू का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब, जैसे मान लो ये मेरे पास 6 है, तो अब मेरे पास यहां पे क्या करना पड़ रहा है, मुझे यहां पे किसी ना किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है इसके साथ, तब ये केसी के इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब इस केस में हमारे पास क्या होगा कि इस केस में हमारे पास केसी ग्रेटर होगा केपी से। ध्यान रखिए। तो ये 3 केस अपने पास आपने देखे कि कब डेल्टा एनजी जब 0 हो तो केपी केसी के इक्वल होता है, डेल्टा एनजी ग्रेटर हो तो केपी ग्रेटर होता है केसी से, डेल्टा एनजी अगर लेसर हो तो केसी ग्रेटर होता है केपी से। और यहां पे यूनिट हमने देखा तो डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर -2 किसी इक्वेशन के लिए आती तो केसी की यूनिट मोल पर लीटर की पावर -2 हो जाएगी। दैट मींस लीटर की पावर 2 मोल -2, और बार की पावर -2 हो जाएगी तो केपी की यूनिट आ जाएगी। अब अगर मैं आपको एक स्पेशल केस भी बताता हूं, यहां पे स्पेशल केस में जो कि 4th केस है, अगर मैं आपसे कहूं कि केपी और केसी का रिलेशन अपने को पता है, केपी इक्वल क्या है केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी।
ठीक है। तो यहां पे ओवरऑल हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि अगर मैं कहीं पे किसी कंडीशन में मुझे जो टेम्परेचर है वो सपोज मान लिया किसके इक्विवेलेंट ले लें हम 1/r के, किसके, अब वो डिपेंड कर रहा है कि आप r की वैल्यू कौन सी यूज कर रहे हैं, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स यूज कर रहे हैं, या r की वैल्यू जनरली यहां यही यूज होगी, ये भी अगर एटमॉस्फेयर में दिया 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स कर रहे हैं, तो यहां पे अगर आप यहां पे 1/r की वैल्यू देखेंगे तो ये 0.12 के समथिंग आएगी, ठीक है। और यहां पे r की वैल्यू देखेंगे तो 1/r की वैल्यू अगर यहां देखेंगे तो ये समथिंग 12.1 के समथिंग आएगी। तो जिस कंडीशन में स्पेशल कंडीशन मैंने क्या मान लिया कि टेम्परेचर की वैल्यू अगर 1/r के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, जिस टेम्परेचर की वैल्यू अगर इसके इक्वल हमने अगर किसी कंडीशन में हमें दी गई है तो क्या बन सकता है, तो नाउ Kp अब क्या हो जाएगा, Kp इक्वल Kc और R इंटू टी की अगर वैल्यू 1/r के इक्वल है डेल्टा Ng, तो यहां पे इससे ये कैंसिल हुआ और अगर आप देखेंगे यहां पे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, Kp इक्वल Kc 1 की पावर डेल्टा Ng। अब 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू तो 1 आनी है, ठीक है ना, 1 की पावर कुछ भी हो तो वैल्यू 1 आनी है। तो इस कंडीशन में भी Kp किसके इक्वल आ रहा, Kc के। तो दो कंडीशन है जिसमें Kp Kc के बराबर आ सकता है, या तो डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो या स्पेशल केस बन जाए कि टेम्परेचर 1/r के इक्वल कोई दे दे, 1/r का मतलब गैस कांस्टेंट के इक्वल दे दे, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में Kp Kc के बराबर आता है। इसका मतलब क्या है वो समझ लें, एक बार देख लें आप इस चीज को, पीछे वाले केस भी देख सकते हैं आप। तो ये पहला केस था, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, ये स्पेशल केस। और आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या कंक्लूजन है, अगर एक नजर में आप देखना चाहें तो एक नजर में हम लोग क्या क्या चीजें ध्यान रख सकते हैं वो देखते हैं। सीधा सा मकसद ये कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां से जनरेट हुआ, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने रेट लिखने के लिए किसको ध्यान में रखा, लॉ ऑफ मास एक्शन को। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था, गुडवर्ग और वागे ने 1864 में। क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, according to the law of mass action, rate of the reaction is directly proportional to the product of the concentration of the reacting substance raised to some suitable power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient in a balanced chemical reaction। और अगर हम लोग कोई भी जनरल कंसीडर करते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन तो उसके अंदर कैसे Kc लिखा जाता है, कैसे Kp लिखा जाता है, उस चीज को हमने देखा। क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो भी हमने देखा। और लिखने का वे देखने के साथ साथ हमने देखा Kp Kc का रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो हमने रिलेशन यहां से देखी जो कि आया था Kp इक्वल Kc RT पावर डेल्टा Ng। अगर कभी भूल जाते Kc या था आगे Kp था तो यहां पे कुछ तरीका बना दो, Kp है ना इक्वल Kc R, तो Kc और RT साथ में मल्टीपल में है तो हम लोग आरती तो घर में करते हो ना, आरती भगवान की, ठीक है ना। तो कैसी आरती है ना, लोग किसी के यहाँ पूजन होता है तो कहते हैं भाई कैसी आरती होगी, है ना। तो कैसी आरती, ठीक। तो अब आरती दूसरी आरती मत जाना, ठीक है, कैसी आरती। तो यहां पे इस तरीके से रिलेशन आप ध्यान रख सकते हैं कि Kp और Kc में क्या रिलेशन है, क्योंकि कभी कंफ्यूजन ये हो जाए Kc आगे था Kp के मल्टीपल में था, तो Kc RT ध्यान रखें। अब यहां पे कुछ केसेस बनाए थे मैंने कि डेल्टा Ng अगर मैं बात करूं यहां पे यूनिट की, तो यूनिट ऑफ Kc और यूनिट ऑफ Kp, तो यहां पे हम लोगों ने मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की पावर। अब ध्यान रखना मैंने यहां पे कंसंट्रेशन की पावर लिया था, अगर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन दिया, मोलरिटी के टर्म्स में दिया है, ठीक है ना। जनरली हम लोग जो कंसंट्रेशन लेते हैं वो NyV वैल्यू यूज करते हैं, इसलिए मोलरिटी हम लोगों को बोलती है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इसलिए हम ये वैल्यू लेके चलते हैं। Kp जनरली हम लोग जो होता है स्टैंडर्ड प्रेशर हमेशा बार में यूज करते हैं, तो बार की पावर क्या हो जाएगी डेल्टा Ng। अदरवाइज आपको अगर एटमॉस्फेयर में दिया तो एटमॉस्फेयर पावर डेल्टा Ng ले सकते हैं। डेल्टा Ng की जो वैल्यू होती है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में ध्यान ये रखना है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स को लेना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। इसके साथ साथ 4 केसेस पड़े जब डेल्टा Ng की वैल्यू, व्हेन डेल्टा Ng
अगर 0 के इक्वल होती है तो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, Kp और Kc बराबर आते हैं। और ये बराबर कब और आ सकते हैं, तो एक फोर्थ स्पेशल केस हमने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर की वैल्यू 1/r के इक्विवेलेंट होगी तो उस कंडीशन में Kp Kc के बराबर ही आता। और इन कंडीशन में Kp और Kc कैसे होते हैं, इन कंडीशन में ये यूनिटलेस होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिटलेस। और यहां पे अगर थर्ड केस की मैं बात करूं तो डेल्टा Ng की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ध्यान रखना Kp ग्रेटर होगा Kc से, और डेल्टा Ng की वैल्यू अगर लेसर देन 0 है तो Kp लेसर होगा Kc से। किसी एक को ध्यान रखो, डेल्टा Ng की जैसी नेचर होगा, अगर ग्रेटर है तो Kp ग्रेटर, लेसर है तो Kp लेसर, इसका मतलब रिवर्स Kc ग्रेटर। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर हो पाई होंगी। इन चीजों को प्रॉपर वे में नोट्स बनाते हुए घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और स्वस्थ मन से घर पे केवल और केवल देखो, अगर आपको बेहतर बनना है, बेहतर मार्क्स लाने हैं, बेहतर तरीके से अपना मोटिव हासिल करना है, चाहे वो दुनिया की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें केमिस्ट्री आपके में आ रही हो, तो आप ध्यान रखें प्रॉपर में बोर्ड के स्टूडेंट हो, जेई के हो, नीट के हो, तो जब तक कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बेहतर नहीं होंगे तब तक कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूं प्रॉपर वे में नोट्स बनाते हुए घर पे स्वस्थ मन से पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।